जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, इसके साथ साथ पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा कंपाइल आपको एक जगह लाकर यहाँ पर देता हूँ। इसकी सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मिलती है, जो कि आप आसानी से करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हर बार की तरह यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो प्रीलिम्स 2020 में आया था, तो जो ये पिछला क्वेश्चन था उसकी डिटेलिंग आज आपको यहाँ पे मैं दूंगा। तो कह रहा था क्वेश्चंस, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। तो ब्रिटिश मॉडल के आधार पे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करा है, लेकिन हमारी जो मॉडल है उसमें कुछ अंतर है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशंस को लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सेवरेन है, लेकिन इंडिया की जो है वो लिमिटेड पावर दी गई है लेजिस्लेट करने के लिए, जो कि एक राइट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जाती है। तो ये भी आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सीधे यहाँ पे पूछा हुआ है, राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है इसका भी सी। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आता है। उसकी डिटेलिंग अगर हम बता दें तो ये केएस पुट्टास्वामी केस जब आई थी यूनियन ऑफ इंडिया 2070 में, उसी समय इसको सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स के रूप में इमर्ज आउट किया था और आर्टिकल 21 के अंडर इसको लाकर रख दिया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं और स्टेट पीसीएस हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हुए रहते हैं, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है और इसकी डिटेलिंग को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये जो हेनिस नेशनल पार्क है, हर बार की तरह एक नेशनल पार्क मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है आप इसको देख सकते हैं। इसकी लोकेशंस आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें और इस लोकेशंस को आप लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरह। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी पोर्ट मोरेब से पहुँचे हैं, और पोर्ट मोरेब से कहाँ है, तो ये 21 मई 2023 को यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये पपुआ न्यू गिनिया में है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पपुआ न्यू गिनिया में ये पोर्ट है। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मारपे, वो मोदी को एयरपोर्ट के लेने पे पहुँचे हैं और रिसीव किए हैं। तो पोर्ट मोरेब से अगर न्यूज़ में आ गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। और ये किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली बार पपुआ न्यू गिनिया विजिट है, जो कि एक इंडिया और पैसिफिक आइलैंड की फ्रेंडशिप को एक नए लेवल पर ले जाकर रख देगा। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे 76 सेशंस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का यहाँ पे एड्रेस किए हैं, वो भी ऑनलाइन, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पे इसकी असेंबली हुई है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे चीज़ें हुई हैं और ये 75वां वर्षगांठ अपना अभी इस साल ये मना रहा है। तो इसकी डिटेलिंग को अगर देखेंगे हम WHO के बैकग्राउंड में जाके, ताकि जो क्वेश्चंस बने यूपीएससी के वो ना छूटे, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे कि WHO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को कंसर्न में रख के ये जिम्मेदारी निभाता है, कार्य को करता है। तो अपनी हर चीज़ों को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के कंसर्न में रख के ये चीज़ें लेती हैं। इसकी हेडक्वार्टर जो कि अभी आपको बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को ही हुई थी, और 7 अप्रैल के दिन ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी बना दिए गए हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो रिपोर्ट रिलीज करता है वह वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करता है।
मोर्टेलिटी डाटाबेस रिलीज करता है, हेल्थ इनइक्वालिटी मॉनिटर करता है, ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022 भी रिलीज किए हुए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग यहाँ पे दे दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नई चीज़ें यहाँ पे निकली हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नरेंद्र मोदी मेगा टेक्सटाइल पार्क धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो धार डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? आपके एमपी में है यहाँ पे। तो इसको लॉन्च किए हैं और ये चीज़ें स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के और क्रिएट करेगा नई अपॉर्चुनिटी किस फील्ड में? जॉब के फील्ड में। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है किसको? यूथ को। इसमें कहीं ना कहीं भारत के लोगों को, एमपी के लोगों को जॉब देती हुई नज़र आ रही है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोली गई है? क्वेश्चन आए तो धार बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेबर एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। क्या? G20 की मेगा बीच क्लीन अप कैंपेन। तो कहाँ पे हुई है ये? जुहू बीच। जुहू बीच कहाँ है? आपके मुंबई में पड़ता है। तो ये वेस्टर्न घाट का कहीं पार्ट है, कहीं यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो G20 नेशंस यहाँ पे ज्वाइन किया है हम लोगों को और 30 लोकेशंस पे पूरे कंट्री में ये चीज़ें हुई हैं। तो ये मेगा बीच कैंपेन कहाँ हुआ है, कौन चलाया है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आपको याद होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मर को लेके, जो भी हॉर्टिकल्चर फार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। किससे? केवल बी से। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से पहले सहायता करती थी, अब कहीं ना कहीं वो मरती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे एप्पल की खेती पे कश्मीर में, हिमाचल में प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। तो क्या क्लाइमेट चेंज हो गया है? तो क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से जो प्राइमरी पॉलिनेटर हैं कौन? यहाँ पे बी। तो मधुमक्खियाँ आप देख सकते हैं ये पॉलिनेटर हैं। ये जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आती जाती हैं तो अपने साथ पॉलन लेके आती हैं। तो मेल फीमेल पॉलन यहाँ पे स्टिग्मा और ये एंथर, ये इसमें जाके कहीं ना कहीं मिलता है। तो मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे फ्लावर से फ्रूट के रूप में चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चीज़ों को बैलेंस करने में और पॉलिनेशंस में इनका एकदम इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी रोल को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वैली में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे जो एप्पल का खेती होती है, एप्पल ग्रो किया जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। वो कैसे? तो यहाँ पे प्रोडक्शंस को घटने की बात बोली गई है, जो कि 30% प्रोडक्शंस यहाँ पे घटने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और 20% की बातें बोली जा रही हैं आपके कश्मीर में, जो कि डाउनग्रेड हो जाएगा। क्या? एप्पल का प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एप्पल का प्रोडक्शंस कम होगा इस बार, तो एप्पल के दाम भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। दूसरी जो बातें बोली गई हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसकी वजह से जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं, वो मरती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो बी की कमियां हो जा रही हैं, मधुमक्खी की कमियों की वजह से यहाँ पे पॉलिनेशंस एप्पल के फ्लावर में सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो 30 से 35% एप्पल का ग्रॉस प्रोडक्शंस यहाँ पे हैम्पर होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये एप्पल क्रॉप फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एप्पल के फ्लावर हैं, कुछ ऐसे निकल के आते हैं। तो पहला जो पॉलन होता है, जब ये लेकर जाती हैं तो अपने साथ ब्लॉसम स्टेम को यहाँ पे चिपका लेती हैं और पॉलन ग्रेन यहाँ पे ले जाती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं ये अच्छे से दूसरे फ्लावर पे। तो ये कहीं ना कहीं पिस्टिल और ओव्यू में यहाँ पे मिलता है और मेल फीमेल का पॉलन ग्रेन यहाँ मिलने की वजह से ओवरी में फर्टिलाइजेशंस होता है। तो जो ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है फिर वो एक फ्रूट के रूप में निकल के आती है। अगर ये चीज़ें रुक जाएं कहीं ना कहीं तो यहीं पे चैन टूट जाता है और प्रॉब्लम निकल के आता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, आपको याद होना चाहिए। फ्लावर के पार्ट्स को अगर हम देखें तो इनमें भी मेल फीमेल पार्ट हैं। तो स्टिग्मा और ओवरी ये जो पार्ट हैं मेल फीमेल पार्ट के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। ये सीड हो गई, ये ओव्यूल हो गई। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं और ये डायरेक्ट आके बैठती हैं फ्लावर पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत तीव्र गति से पॉलिनेशंस करती हुई नज़र आती हैं।
दूसरी जो बातें बोली गई हैं कि ये गार्डन में जो बी बॉक्सेस लगाए जाते हैं उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये बी बॉक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो गार्डन में लगाई जाती थी बी बॉक्स, ताकि इनकी पॉलिनेशंस अच्छे से हो, अब वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं कि आखिर कहाँ से मधुमक्खी को यहाँ पर लाया जाए। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि वेरी हैवी रेनफॉल अभी रिसेंटली देखा गया है और कोल्ड भी यहाँ पे बढ़ गया, जिसके कारण मधुमक्खियों की मृत्यु होती हुई नज़र आ रही है। और ये पॉलिनेटेड प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे अगर ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एप्पल का लॉस होगा और फार्मर की डायरेक्ट इनकम पे असर पड़ेगा। देखा जाए तो 8,000 से 10,000 करोड़ की एप्पल का यहाँ पे बिजनेस चलता है। कश्मीर से कहीं ना कहीं कल्टीवेशंस इसकी चलती है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में 10% का शेयर रखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे डेथ हो जाती है मधुमक्खियों की हिमाचल में और कश्मीर में, तो ये कैसे यहाँ के पॉलिनेशंस चीज़ें होंगी। तो जो इंसेक्ट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आगे बातें करी है, बी हैव टू गो टू द फीमेल एंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि आपको बताया, तो वो बहुत तीव्र गति से उड़ती हैं और बहुत तीव्र गति से 1 मिनट में वो कम से कम 20-25 फ्लावर्स को कवर कर देती हैं। तो इतनी तीव्र गति से वो उड़ती हैं और पॉलिनेशंस का कार्य करती हैं। दूसरी जो बातें कही गई हैं, सेरेना एक टाइप ऑफ बी ही है। सेरेना जिसको नाम से जाना जाता है, ये अपनी अलग कैरेक्टर रिजेंबल करती हैं। दूसरी जो है मेलिफेरा हो गई, ये भी बी हैं, अपनी अलग कैरेक्टर रिजेंबल करती हैं। तो ये 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ये उड़ती हैं, लेकिन इटालियन बी जो है 6 किलोमीटर के दायरे को कवर कर देती हैं। तो ये इटालियन बी को तो उतना ही नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन सेरेना को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनमें जो डिफरेंसेज है आप देख सकते हैं, टेम्परेचर के आधार पे इनमें डिफरेंसेस आती है। तो सेरेना जो उड़ती है वो टेम्परेचर 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास उड़ सकती है, और मेलिफेरा की जो उड़ने की और टेम्परेचर को सहने की शक्ति है 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो मेलिफेरा एजाइल होती है अपनी नेटिव बी की तरफ, और ये चीज़ें पहुंचती हैं 20 से 30 फ्लावर इन ए मिनट। तो ये आपको मैं पहले बताया, एक बार में ये मेलिफेरा 20 से 30 फ्लावर को 1 मिनट में यहाँ पे कवर कर देती हैं, जो कि पॉलिनेशंस में मदद करता है डायरेक्टली। और ये चीज़ें अगर पॉलिनेशंस यहीं पे ब्रेक हो जाती हैं तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। और देख सकते हैं ये चीज़ें अगर कहीं ना कहीं इनकी डेथ हो रही है, तो क्लाइमेट की वजह से अगर डेथ हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो इनको दिक्कत हो जा रही है। तो पॉलिनेशंस कैसे होंगे और प्रोडक्शंस हैम्पर हो जाएगी, तो लोगों की इकोनॉमिक और फिनेंशियल कंडीशंस भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आएगी। दूसरी जो बातें बोली गई हैं, मणिपुर में है, क्या चल रहा है मणिपुर में, राइट्स कैसे स्टार्ट हो गई, क्या क्या वहाँ पे इशू हुई थी, मणिपुर का लोकेशन, सारी डिटेलिंग इस वाले एडिटोरियल को लेके आपको दूंगा। बात करी जा रही है मणिपुर, बहुत पुराने समय से ही ये चीज़ें चल रही हैं, कोई एक नई चीज़ें नहीं हैं, और पुराने समय से यहाँ पे इशू क्रिएट होता रहता है। नागा कुकी क्लैश भी 1990 में हुआ है। ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मणिपुर यहाँ पे वर्शिप विलेज वेयर रेस्ट, तो ये चीज़ें जो भी ट्राइबल की कम्युनिटी हैं यहाँ पे दंगे फसाद और विलेज को जला दिया गया है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम 90s में 2000 में ये सारी चीज़ें होती रह रही हैं। कुकी कम्युनिटी की भी हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लैश इनमें भी अपने नेबर्स में कहीं ना कहीं होता रहता है, और नागा इन 90s में भी क्लैशेस को देखा गया है। लेकिन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखा गया किसके साथ, दिमसा के साथ 2003 में, करबिस के साथ 2004 में जो कि आसाम के हैं, और 35 जो कि मणिपुर के ट्राइब हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दिमसा पूछ सकता है कहाँ का है, तो दिमसा एंड करबी आसाम में पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस ट्राइब से हमेशा यूपीएससी बनाता हुआ नज़र आता है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। खास करके मितई और कुकीज़ जो ट्राइब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के समय में हो गया है। कहीं ना कहीं यूपीएससी इससे क्वेश्चंस बना सकती है, और प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेगी तो ट्राइब से उठा के क्वेश्चंस नॉर्थ ईस्ट से पूछ सकती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुकी जो है ट्राइब, यहाँ पे क्या इशू हो गया जो ऐसी चीज़ें
निकल के आ रही हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का, एक्सपर्ट लोगों का ये मानना है कि जो एसटी स्टेटस यहाँ पे डिमांड कर रहे थे मितईज, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें इमर्ज आउट हुई हैं। और जो प्रोटेस्ट किए हैं वो केवल इसलिए नहीं, तो और उनको जंगलों से भगाने का प्रयास और उनके जंगलों को खाली करने का प्रयास यहाँ पे स्पार्क हुआ। स्टेट गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस सर्वे में फॉरेस्ट एरिया को इविक्ट कराने की बातें करी गई, तभी जा कर के ये चीज़ें उभर के आई हैं। तो अगर डिटेलिंग में हम देखते हैं तो ये हम पाते हैं कि जो मणिपुर का हिल वैली है उसमें ह्यूज डिवाइड है पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशंस का डिवीज़न बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत पुराने समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो ये क्या इम्पैक्ट है पॉपुलेशंस के डिवाइड का, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। जो पॉपुलेशंस है कुकीज़ की और मितईज की, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जो नॉन वैली डवेलर हैं, नॉन वैली में जो नहीं रहते हैं, उसमें मितई भी हैं और कुकई भी हैं। दोनों लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन कुकीज़ को रिसेंटली यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब में भारत के ऐड कर दिया गया, जो कि बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे उनको डायरेक्ट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट मिलती है। चाहे वो जॉब हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, हर प्रकार से बेनिफिट उनको मिलती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश एरा से हम देखेंगे और समझेंगे कि ये जो गलत टोपोग्राफी बनाई गई थी मणिपुर की, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा वैली को यहाँ पे नागा और लुसाई हिल्स के आसाम में जो पड़ता है, इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया गया था। और लेकिन ये टोपोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बता रहे हैं किया गया था, जो कि पॉपुलेशंस बेस्ड चीज़ें कंसर्न में रख के करी गई थी। लेकिन टेरिटरी के नाम पे ये सब चीज़ें गलत हैं। एक प्रकार से ये पर्सपेक्टिव टेरिटरी के हिसाब से गलत है। जो डिवीज़न करी गई थी ब्रह्मपुत्रा वैली, नागा और मणिपुर का, तो जो प्लेन एरिया था, जो हिली एरिया था, उसके बेस पे ये लोग बोल रहे हैं कि गलत तरीके से ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया था, फाल्स तरीके से। लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो प्राइमरीली क्या था कि पॉपुलेशंस के बेस पे हम यहाँ पे अपना टर्म रख रहे हैं। आज की बात करें तो पीपल को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो कंकरेंट रिजीम चल रहा है लॉ को, उसको देख के हमको ये मिलता है कि ये जो पॉलिटिसाइज्ड चीज़ें हुई हैं, जो भी इलेक्शंस कंपेनिंग होती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके इशू क्रिएट किया गया है, जिसके कारण ये राइट्स अपना उग्र रूप ले लिया है। तो जो हिल ट्राइब हैं वहाँ पे गवर्न किए जाते हैं एक सेपरेट क्रिमिनल और सिविल लॉ आप स्टेट ऑफ मणिपुर। तो ये चीज़ें आपको समझ सकते हैं। यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे लिव्ड इन द हिल्स और वैली, तो चाहे वो हिल्स और वैली में हो, यहाँ पे हिल्स ट्राइब को यहाँ पे उनको रिबेट दी जाती है, उनको अलग लॉ फ्रेमवर्क सिविल लॉ उनके बनाए गए हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ को सही तरीके से लेकर आगे नहीं चले हैं। 50 से 70s की तरफ मुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो हिल ट्राइब है इसको रीरेंडर किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब में, और कुछ को ओबीसी में, कुछ को यहाँ पे एससी में भी डाला गया है। तो एसटी एससी ऐसे तरीके से कुछ सेक्शंस को निकाल के हिल ट्राइब को, उनके कुछ सेक्शंस को उनके कास्ट के, तो उनको ले आके एससी में, एसटी में, ओबीसी में मिला लिया गया है, जो कि एक फैलेसीज है, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो मणिपुर का लैंड रिवेन्यू और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1916 आर्टिकल 371C इसी बात पर यहाँ पे जोर देता हुआ नज़र आ रहा है कि लेजिस्लेशन जो है सही तरीके से होना चाहिए। तो पॉलिटिसाइज्ड इशू करने के बाद यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे इनका मिनी असेंबली है, जिसके हिल एरिया कमेटी बोली जाती है। तो हिल एरिया कमेटी यहाँ पे है, असेंबली के अंदर, हिल स्टेट के अंदर इनका अलग लॉ फ्रेमवर्क भी होता है। तो ये अलग चीज़ें हैं, सेपरेट कार्य करती हैं, असेंबली से अलग रोल इनका है। ये चीज़ें निकल के आती हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की जो मैं बातें कर रहा था आपके, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जब भी चीज़ें ऐसी चलती हैं तो ये डिवाइड को लेके आती हैं, और पॉलिटिशियंस भी अपना एक रोल प्ले करते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं, और ये चीज़ों को कहीं ना कहीं भड़काते हुए नज़र आ रहे थे। ये इलेक्शंस पीरियड की भी हम बातें यहाँ पे उठा रहे हैं। दूसरी जो इंसिडेंट निकल के आ रही है कि वायलेंस जो है, अभी बात करी जाए तो सबसाइड हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अटैक जो है मितई विलेज के ऊपर
ये अभी परिपूर्ण रूप से थमा नहीं है और जो डिमांड है वो एसिमेट्रिकल फेडरेशंस और डिसेंट्रलाइजेशन, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सब मुद्दों पे लेकर के डिमांड है। और कहीं ना कहीं कुकी जो एमएलए हैं वेब पोर्टल पे अपनी बातें बोल रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं उस वैली से हटाकर दूर कहीं रखने की बातें बोली जा रही हैं, इनको एंट्री नहीं देने की बातें भी बोली जा रही हैं, तो इनको रेस्ट्रिक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। किसके द्वारा? कुकी एमएलए जो वहाँ के हैं वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो ये एक इम्पार्शियल जुडिशियल्स इंक्वायरी कहीं ना कहीं है, इसको सही तरीके से हमें लेकर चलना होगा, तभी हम अपनी नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छा नॉर्थ ईस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नागा ट्राइब और मणिपुर का जो लोकेशंस है वो आपका म्यांमार का बॉर्डर टच करता है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये आसाम हो गई, ये त्रिपुरा हो गई, ये चीज़ें स्टेट वाइज आप समझ सकते हैं। तो ये आपका इंडिया और असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब आगे चलते हैं, बैकग्राउंड में जाके मितई ट्राइब और कुकी ट्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मितई पीपल जो हैं वो मणिपुर के पीपल के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं, जो प्रीडोमिनेटली एथनिक ग्रुप हैं वहीं के, जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये मितई लैंग्वेज ऑफिशियली बोलते हैं, जिसे मणिपुर बोला जाता है। आपके 22nd ऑफिशियल्स लैंग्वेज जो शेड्यूल है इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसमें ये एक लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। तो मणिपुर की जो मितई ट्राइब है ये क्या कर रहे हैं, ये साइजेबल पॉपुलेशंस रख रहे हैं अपनी कम से कम, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में भी ये मिलते हैं, त्रिपुरा में भी, नागालैंड में भी, मेघालय में, मिजोरम में। तो ये केवल यहीं पे नहीं मिलते हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी ये पाए जाते हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश में भी इनका वर्चस्व है और 53% ऑफ मणिपुर पॉपुलेशंस ये एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट करती है। तो ये मितई ट्राइब के बारे में अगर यहाँ से कुछ आता है तो आपकी क्लियरिटी एकदम 100% होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। बात आती है कुकी की, तो कुकी पीपल जो हैं एथनिक ग्रुप रिजल्व करते हैं कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर। तो आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर। तो ये वाले पार्ट पे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर, ये कुकीज ट्राइब का लोकेशंस है। दूसरा, ये जो मिजोरम और म्यांमार में दोनों जगह पर पाए जाते हैं, और कुकी कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ सेवरल हिल ट्राइब विथ इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी कुकी भी यहाँ इन देशों में पाए जाते हैं। और इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सारे स्टेटों में नॉर्थ ईस्ट के ये पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कुकी नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आए तो आपको यहाँ पे डील करना है। एंशिएंट संस्कृत की लेजेंडरी लिटरेचर पे अगर देखते हैं तो कुकी को किराता पीपुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका वर्णन है। तो किराता पीपुल के नाम से अगर क्वेश्चन बनाए तो आपको नहीं भूलना है चीन पीपल ऑफ म्यांमार एंड मिजो पीपुल ऑफ मिजोरम, किंडर ट्राइब ऑफ कुकीज। तो ये कुकीज के ट्राइब हैं और इनको जो पीपुल भी टर्म दिया जाता है। तो ये जो पीपुल इन्हीं को बोला जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कुकी वुमेन यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने की बातें बोली गई हैं। क्या चैलेंजेज है, क्या क्वाड किस तरीके से हमको सपोर्ट करेगा, चाइना का क्या रोल होगा, उसकी डिटेलिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वाड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट आते हैं। तो ये क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, कोऑपरेट करेगा, मॉनिटर करेगा, किस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पे डेवलपमेंट कराएगा, ताकि हम अपने जो बायोटेक्नोलॉजी हैं उसको आगे लेकर चल सकें। और इसको जो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया को, इसके रूप में हम डेवलप कर सकें। तो अगर क्वाड का सपोर्ट मिल जाता है भारत को कहीं ना कहीं फिनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चरली हर प्रकार से अगर सपोर्ट मिलता है तो हम कहीं ना कहीं उभरते हुए नज़र आएंगे, जिसके कारण चाइना पे क्वाड कंट्री को भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और एक बैलेंसिंग पोजीशंस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके आएगी, जिसके कारण ये चीज़ें सही हो सकती हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, इंडिया का नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो इंडियाज़ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी की बात करें तो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब 2025 तक बनने की बातें बोली जा रही हैं। उसके तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 100 बिलियन
डॉलर का यहाँ पे टारगेट रखा गया है स्ट्रेटजी के अलावा, और इसको डेवलप करने की बातें बोली गई हैं। क्वाड की भी हमें सहायता यहाँ पे क्वाड दे सकता है अपना, और एक इस्टेब्लिश करने में मदद कर सकता है क्या, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में। और ये बेनिफिट करेगा अगर कंट्री कोई भी यहाँ पे क्वाड की कोई भी कंट्री हेल्प भी लेना चाहती है, हेल्प करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का डायरेक्ट सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चाइना को कैसे टैकल करा जाए, क्योंकि चाइना भी अपना इश्यू डाल चुका है कि हम भी कहीं ना कहीं इस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में अपना हाथ डालने वाले हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इंडिया के पास सबसे बड़ी बात है कि इस फील्ड में, बायो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में स्किल्ड मैन पावर है और पोटेंशियल भी पर्याप्त है, जो कि अफोर्डेबल है, और स्किल्ड मैन पावर के साथ यहाँ पे चीज़ें अफोर्डेबल हो रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, चॉइस है, और इसको आगे ले जाके रखने की जिम्मेदारी भी इंडिया की कहीं ना कहीं आती है। तो हमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिख रही है किस प्रकार से क्वाड हमारी हेल्प करने में आगे आ रहा है। तो इंडिया जो है एम किया हुआ है यहाँ पे लीड करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। इसमें क्या बनाएंगे, हम कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स का निर्माण करते हैं, उसी के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की बातें बोली जा रही हैं। ऐसा ना हो कन्फ्यूजन हो इस टर्म को लिए, इसलिए मैं क्लैरिटी दे दिया। तो जो भी फर्मेंटेशन कैपेसिटी है उसको 10 फोल्ड, जो भी बनाने की हम लोग चीज़ है 10 फोल्ड तक हम लोग 10 गुना बना सकते हैं ज़्यादा, और ये 5 सालों के अंतर्गत ये बातें बोली जा रही हैं। चाइना भी अपना कंसर्न यहाँ पे दिखाता हुआ है कि चाइना को भी आगे निकल के आना है, चाइना भी इन सब चीज़ों में हाथ डालता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बोला है कि जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी एक तो जो मेडिसिन्स और कैप्सूल्स बनाते हैं, तो दूसरा जो कैप्सूल की कैपिंग आती है आप देख सकते हैं, उसको भी बनाते हुए नजर आए। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में वो चीज़ें भी आती हैं। तो API को लेके यहाँ पे चाइना का भी कंसर्न है, वो भी इसको लेके आगे बढ़ रहा है। तो चाइना का कंसर्न देखते हुए इंडिया भी यहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और एलोकेट किया गया है $2 बिलियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, ताकि इसको बढ़ावा मिल सके और इसको डेवलप किया जा सके ग्लोबली। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट क्वाड कंट्री की भी हटेगी, और लोग इंडिया से संपर्क करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया का भी विश्व गुरु के रूप में डेवलपमेंट होने में आसानी होगी। बायो मैन्युफैक्चरिंग फंडिंग की भी बातें बोली गई हैं, क्वाड कंट्री सपोर्ट करती है, तो इंडिया की डिपेंडेंसी भी चाइना से हटेगी, और क्वाड कंट्री को भी हेल्प मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको स्केल अप करने की बातें बोली गई हैं, इस सेक्टर को आगे ले जाने की बातें बोली गई हैं। तो जो वर्कफोर्स है वो क्वालिटी वर्कफोर्स अपलिफ्ट करने की बातें बोल रहा है यहाँ पे, और जो साइंस प्रोफेशनल्स हैं कंट्री में, उनको भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देने की भी बातें बोली गई हैं। तो ये चीज़ें अगर आगे निकलती हैं तब जाके हम अपने इस हब को आगे ले जाके रख सकते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को आगे ले जाके रख सकते हैं। लैंग्वेज रेगुलेशंस, डाटा शेयरिंग, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो भी सप्लाई चेन है, इसको कहीं ना कहीं हम हार्मोनाइज करें, इस इशू को क्रिएट होने ना दें, कोई भी प्रॉब्लम रेगुलेशंस रूल्स को लेके ना आए, डाटा शेयरिंग को लेके ना आए, लैंग्वेज को लेके ना आए, ये हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोलाबोरेशंस होना चाहिए, एक आपस में कोऑपरेशंस होना चाहिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके हम कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, और क्वाड को भी इसमें अपना सहभागिता देने की ज़रूरत है। तो इंडिया इसको एक बड़े रूप में कैपिटलाइज कर सकता है अपनी पोटेंशियल्स को, किस पोटेंशियल को, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में, और ये जो है ग्लोबल लेवल पे इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं। तो इंडिया ये लीडिंग प्लेयर इस फील्ड में बन सकता है, और क्वाड इसमें हेल्प कर सकता है कम्पीट करने के लिए इस एरिया में। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे पैन जीनोम क्या है, उसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जीनोम की सीक्वेंसिंग को हम देख लेते हैं। तो जीनोम की सीक्वेंसिंग क्या है, बैकग्राउंड में जाते हैं तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस आपका बनाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप समझें। जीनोम की सीक्वेंसिंग कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये डीएनए है, और डीएनए का जो ये कलर है
आप देख सकते हैं, इनमें ये 4 कोड के कलर हैं। तो ATGC ये जो कोड है ये सारे डीएनए में मिलते हैं। तो एक कोड है यूरासिल, तो ये भी कोड किसी किसी में मिलते हैं। तो यूरासिल भी कोड मिलता है और ATGC जो कोड है वो सब डीएनए में मिलता है। तो 99% का अगर डीएनए बात किया जाए तो उसमें यही ATGC चीज़ें प्राप्त होती हैं। और इसी ATG को एक सीक्वेंस वे में पहचानना ही जीनोम की सीक्वेंसी बोली गई है। तो जीनोम सीक्वेंसी क्या है? ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए के अंदर, ये इन्हीं की सीक्वेंसी को देखना, इन्हीं सीक्वेंसी को पैटर्न में रखना, इसी को जीनोम सीक्वेंसी बोला गया। अब इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है वो हम समझेंगे, तब जाकर एडिटोरियल को हम देखेंगे। तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर कोई भी डीएनए में कोई भी एरर आता है, कोई भी इशू आता है, उसको हम मान लीजिए डीएनए के इस पार्ट में इशू है तो इसको हम काट के हटा देंगे और यहाँ पे एक हेल्दी न्यूक्लियोटाइड डीएनए का हम ऐड कर देंगे, सीक्वेंस को ऐड कर देंगे, जिसके कारण डिजीज आने वाली भविष्य में और जनरेशन्स में वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा यूजेज है साइंस एंड टेक में, और जिसके कारण ह्यूमन को एक हेल्दी लाइफ देने में भी सहभागिता है। तो जीनोम क्या है? यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, कलेक्शंस ऑफ ऑल द जीन्स एंड रीजन्स बिटवीन जीन्स कंटेंट इन आवर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। जो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, उन्हीं के आधार पे यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, उन्हीं जीन्स को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रिंग है आपको यहाँ पे मैं दिखाया, ये डीएनए का स्ट्रिंग है, उसी के ऊपर बातें बोल रहे हैं। तो 4 टाइप ऑफ जो बिल्डिंग ब्लॉक है ATGC, इसी को अरेंज करते हैं रिपीटेड मिलियन ऑफ टाइम्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, इसको इन 23 क्रोमोजोम्स के अंतर्गत। इन्हीं 23 क्रोमोजोम्स में यहाँ पे कई प्रकार के ATGC का कोड बनता है, उसी तरीके से अलग अलग सीक्वेंसिंग होती है। तो जीनोम की सीक्वेंसी का यहाँ पे चीज़ें मैं जो बताया वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है, उसको अरेंज कैसे किया जाता है इस 4 अक्षरों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ह्यूमन पैन जीनोम की मैप की बातें जो बोली गई हैं कि नई स्टडी में पता चला है न्यू जर्नल में कि 47 एरिनोमस इंडिविजुअल को यहाँ पे लिया गया है और इसको इसकी टेस्टिंग, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, ताकि कैसे हम कहीं ना कहीं जो भी डिजीज़ेज होती हैं ह्यूमन में उसको ट्रीट कर सकें, उसको समय से पहले क्योर करने की बातें बोलेंगे। तो एरर फ्री ह्यूमन पैन जीनोम मैप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प करेगा और जो भी ह्यूमन डाइवर्सिटी है उसको बेटर बनाने में हमारी मदद करेगा। तो पैन जीनोम की यही चीज़ें हैं और जेनेटिक जो वेरिएशंस है, जो भी हेल्दी कंडीशंस कैसे होगी, उस सब चीज़ों के बारे में बातें बोलती हुई नज़र आ रही हैं। पैन जीनोम मैपिंग जो होगी यहाँ पे हाई क्वालिटी जीनोम होगी फ्रॉम इंडियंस यहाँ पे, और इंडियंस से ये चीज़ें ली जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को आइसोलेट करके पॉपुलेशंस के द्वारा, कंट्री के द्वारा यहाँ पे देखी जाएंगी। तो ये चीज़ें थी, पूरी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मैं दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का जो न्यूज़ है वो क्या है। तो आपको पता होगा 2000 की नोट सर्कुलेशंस में नहीं लाई जाएगी, इसको सितंबर तक टाइम दिया गया है। 30 सितंबर तक इसको आपको बैंक में एक्सचेंज कर लेना है। तो ये चीज़ें हैं। SBI भी अपना यू टर्न लेती हुई नज़र आई है। कोई भी ID कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। 20,000 रुपये तक अगर आप एक्सचेंज करते हैं, उससे ऊपर एक्सचेंज करते हैं तो आपको ID कार्ड देना होगा और 30 सितंबर लास्ट डे रखा गया है। कैपिटल में क्वेंडरी चल रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पे रिसेंटली इसकी कहानी मैं पिछले वीडियो में आपको दिया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में ये चीज़ें बता दूँ कि दिल्ली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि जो ट्रांसफरिंग पावर है, पोस्टिंग पावर है किसकी, ब्यूरोक्रेसी की दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे
यूनियन ने ऑर्डिनेंस लाके यहाँ पे रद्द करने का प्रयास किया है, जिसके कारण यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। तो ये जुडिशरी के खिलाफ यूनियन जाके अपना ऑर्डिनेंस लेके आई है, इसी पे ये चीज़ें निकली है। तो आप गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पे राज्यसभा के जितने भी एमपीज हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस बिल को कहीं ना कहीं पास होने नहीं दिया जाए। ये डायरेक्ट चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम में लाके रख देंगी। तो सेंट्रल अपना पावर रिक्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है, हर प्रकार से पावर अपने हाथ में लेने की बातें बोली जा रही है। तो जो डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड है, अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर ये सारी डिटेलिंग थी। इसकी डिटेलिंग भी आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं दे चुका हूँ। ये सारी की सारी जल्लीकट्टू एक गेम है जो कि आपके तमिलनाडु में होती है। तो ये तमिलनाडु की गेम है, इसमें बुल फाइटिंग होती है। बुल को एक बुल होता है, उसका रेस होता है और वो रेस उसको पकड़ के आप कंट्रोल तरीके से उसको लास्ट तक लेके जाएंगे तो आप विक्टोरियस कहलाते हैं। इसमें बात करी गई है कि ये सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल एक्ट 1960 के तहत ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसको एनिमल के ऊपर अत्याचार होता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट 2014 में बोल देता है यहाँ पे कि ये नल एंड वाइड है, इसको नहीं चीज़ें आप करिए, ये एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ है। यहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी आप बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन 2017 में भयंकर प्रोटेस्ट होता है। 2017 में मरीना बीच पे प्रोटेस्ट होने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट बैकड्रॉप हो जाता है और अपहेल्ड करता है नई चीज़ें कि अभी का सिचुएशंस देख के ये है कि ये चीज़ें आप चालू रख सकते हैं, ये आपके कल्चरल हेरिटेज की बात है और इसको आप अपने चीज़ों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अच्छा लॉ फ्रेम के साथ, स्टेट के साथ सेंटर अच्छा हेल्प करे लॉ फ्रेमिंग में, तब जाकर इसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसको अलाउ कर दिया गया है। वही सारी डिटेलिंग कल इस वीडियो में अच्छे तरीके से मैं दिया था। ये इसकी शॉर्ट है, कंसाइज तरीके से स्टोरी आपको बता दिया। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो अपनी देश की इंडियन प्राइमरी स्कूल है उसका क्या स्टेज है, क्या सिचुएशंस है, और उस सिचुएशंस को यहाँ पे देखते हुए हम नज़र आ रहे हैं। तो बात करी जा रही है अगर किसी भी देश की जो प्राइमरी पिलर हैं वो हैं एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने देश को डेवलप कर पाएंगे, कैसे लोगों को सिविलाइज्ड कर पाएंगे। तो एजुकेशंस वाला जो सेक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं एजुकेशंस किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, किस लिस्ट में स्टेट एजुकेशंस को रखा गया है, यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गिरिडीह एक झारखंड में जगह है जहाँ पे एक टीचर एक स्कूल में यहाँ पे पाए गए हैं। तो यहाँ पे ऐसी कम से कम परसेंटेज आप स्कूल हैं आपके झारखंड में जो कि 25% के आसपास की स्कूल में मात्र 80 और 90 बच्चों के ऊपर जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे हैं एडमिशन लिए हैं उन पे मात्र एक बच्चे हैं। तो जो ये बच्चों की संख्या है पूरे स्कूल में, एक टीचर हैं, सारे बच्चों को रेगुलेट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो कितना बड़ा टास्क उनके ऊपर दिया जा रहा है, वो कैसे बच्चों को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले टीचर एक कैसे बियर कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग और टीचर का अपना लेबर जॉब, कैसे ये चीज़ें डील हो पाएंगी, इसी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे जो बात बोली जा रही है राइट टू एजुकेशंस जो है 2009 में एक्ट बनाया गया है कि हर बच्चा को एजुकेशंस मिलना चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो एजुकेशंस को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया और यहाँ पर अभी तक वो चीज़ें नहीं शामिल हुई। तो सबसे ज़्यादा बुरा कंडीशन बात करी जाए तो आपके झारखंड में है, दूसरा जो है कर्नाटका में जो अभी इलेक्शंस जीत के आई, तीसरा जो है राजस्थान में सिचुएशंस है। हिमाचल प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशंस है 18.5% के आसपास। सबसे कम जो स्थिति दयनीय है वो केरला की है, उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश की आती है। बिहार का स्टेट देखें तो कहीं ना कहीं मिड स्टेज पे यहाँ पे चीज़ें आती हैं 7.1% के आसपास। तो ये चीज़ें हैं सुधरती हुई नज़र आ रही हैं बिहार में। उस
तरीके से झारखंड का भी सिचुएशंस बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर टीचर इस प्रकार से एक रहेंगे पूरे स्कूल में और बच्चे रहेंगे 100 के आसपास डील करना, तो कैसी चीज़ें संभव होंगी, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस क्या होगा। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो 2020 में भारत सरकार ने बनाई है, तो ये 5-3-3-4 वाली जो पॉलिसी है, क्या इसका मतलब रह जाएगा अगर एक टीचर रिक्रूट होते हैं तो। ये सारी डिटेलिंग आप यूज कर सकते हैं। ये 1 डे 1 मंथली ये चीज़ें कैसे चलेंगी, एक टीचर कैसे इस सारी चीज़ों को देख सकता है। यहाँ पे आ रहा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम देखेंगे। ये ONDC क्या है, तो ये ONDC एक प्रकार का ओपन, जितने भी कॉमर्स ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जैसे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए और स्नैपडील हो गए, जितने भी कंपनीज हैं उनका जो है एक नेटवर्क पे सारी डिटेलिंग होनी चाहिए, ताकि वो कितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और जो बायर हैं जो सेलर हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट लानी चाह रही है, एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से यहाँ पे ओपन नेटवर्क मॉडल की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई है। जिस प्रकार से UPI की ट्रांजैक्शन चल रही है अगर बात करी जाए, उसी प्रकार से यहाँ पे एक यूनिफाइड सिस्टम लेके आने की बातें चल रही हैं, ताकि वो कम से कम ये देख सके कि कितनी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे चल रही हैं और किस हिसाब से लोगों को सामान बेची जा रही हैं। तो जो सामान का दाम होगा उसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स आएगा, जो कि एक अच्छी बातें हैं। यहाँ पे अलग तरीके से बातें बोली गई हैं। स्विगी जोमेटो भी अपना जो चार्जिंग कमीशन है सेलर से, वो भी कहीं ना कहीं अधिक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो बायर सेलर हैं दोनों को बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ क्रिटिक्स भी है, ये है कि यहाँ पे जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये कंट्री इसको ज्वाइन करने से मना कर रही हैं, कह रही हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे एक अच्छा ऑफ़र भी मिल जाता है, किसको, जो भी बायर है उसको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये सारी डिटेलिंग आपको दी गई है। मार्टिन आमिस का रिसेंटली डेथ हो गया है 73 साल की उम्र में। लंदन फील्ड और मनी लंदन फील्ड ये बुक के राइटर हैं। तो ये अथर हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, एक इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश राइटर जिनकी मृत्यु हो गई है। तो ये किस फील्ड से हैं याद रखिएगा, इनका क्या नाम है, कहाँ से थे, ये भी याद रखिएगा। G7 की जो मीटिंग अभी हुई है हिरोशिमा जापान में, वहाँ पे आपके जेलेंस्की साहब से बिडेन ने मिला है और ये कहते हुए नज़र आए हैं कि हम कहीं ना कहीं ये चाइना है और ताइवान है उसके इशू पे भी हम ताइवान के साथ यहाँ पे इनको लास्ट माइल तक इनकी असिस्टेंस के लिए यहाँ पे खड़े हैं और कैसे डिफेंड करना है अपने आप को इस सिचुएशंस में, ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जेलेंस्की को आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मीटिंग में, और ये आर्मी वाले लगभग कपड़े कलर के पहने हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं युद्ध रोकने की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है अगर बात करी जाए। तो यहाँ पे G7 नेशंस एग्री हुआ है कि एक यूनाइटेड अप्रोच लेके आएगा और चाइना को, और कैसे डील करेगा चाइना से, यहाँ पे वो भी बातें बोली जा रही हैं। तो रसिया, चाइना और यूक्रेन, इन तीनों को एक प्रकार से कैसे स्टेबल पोजीशंस में लाया जाए, उसकी भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। दूसरी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाको मित्सोताकिस जो यहाँ पे जीत के आए हैं, लेकिन इनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है। तो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में हैं, देख सकते हैं इनका क्या नाम है और किस कंट्री के ये PM हैं। 12 लोगों की मृत्यु हो गई है एल सल्वाडोर में, फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ हो गई है जिसके कारण यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताएं एल सल्वाडोर कहाँ पर है, किसकी ये कैपिटल है। दूसरी चीज़ें, चाइना यहाँ पे US के चिप मेकर माइक्रोन यहाँ पे फेल्ड हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू में, यहाँ पे माइक्रोन कंपनी की यहाँ पे बातें बोली गई हैं। ईरान जो है समन किया है स्विस एनवॉय को, स्विस डिप्लोमेट को यहाँ पे, कि आप जो है एग्जीक्यूशंस के लिए जो हाल्ट का बात किए गए हैं, इसलिए आइए देखते हैं किस बात पे आप बातें बोले हैं। रिसेंटली सैली जो हैं ब्रॉन्ज जीती हैं वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल मीट में, यहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पे, योकोहामा जापान में। यहाँ पे एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट यहाँ पे हुई है। तो जापान में ये चीज़ें हुई हैं, सैली सिंह यहाँ पे जीती हुई हैं, क्या, ब्रोंज जीती हुई हैं। तो ये भारत के सम्मान की बात है। ये थी आज की सारी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, PIB न्यूज़ डाउन टू अर्थ फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशन आपको एक ही जगह
प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बैकग्राउंड न्यूज, क्वेश्चंस, नेशनल पार्क, सारी डिटेलिंग आपको एक जगह दी जाती है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो मेक श्योर आप बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।